काश जिंदगी सचमुच किताब होती। पढ़ सकता मैं कि आगे क्या होगा, क्या पाऊंगा मैं और क्या दिल खोएगा, कब थोड़ी खुशी मिलेगी, कब दिल रोएगा। काश जिंदगी सचमुच किताब होती। फाड़ सकता मैं उन लम्हों को जिन्होंने मुझे रुलाया है, जोड़ता कुछ पन्ने जिनकी यादों ने मुझे हंसाया है। खोया और कितना पाया है, हिसाब तो लगा पाता कितना। काश जिंदगी सचमुच किताब होती। वक्त से आंखें चुराकर पीछे चला जाता, टूटे सपनों को फिर से अरमानों से सजाता। कुछ पल के लिए मैं भी मुस्कुराता। काश जिंदगी सचमुच किताब होती। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज का इस वीडियो लेक्चर। मैं हूं सद्दाम लेनार्डो कैप और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारे ग्रिफिथ्स की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बुक है। ग्रिफिथ्स सबको पता है, एक बहुत ही अच्छी बुक है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इनकी लिखी हुई काफ़ी सारी किताबें हैं और उनमें से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही बखूबी और अच्छे से समझाया हुआ टेक्स्ट बुक है, जो जितने भी बिगिनर्स हैं या फिर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इनको ज़रूर फॉलो करते हैं। तो जब भी हम इस बुक को पढ़ते हैं या फिर ये बुक की एंडिंग चली आती है, काश ज़िंदगी भी किताबों की तरह होती कि हम कभी पीछे जा सकते थे, कभी भी रिवाइज कर सकते थे और कभी भी आगे बढ़ सकते थे। जब भी एंड आता तब फिर हम शुरू करते थे कि चलो यार फिर से आज ग्रिफिथ्स पढ़ते हैं। और इसी खास बात से मैंने अपनी जो एक वीडियो है वो बनानी शुरू की, और आज का जो डिस्कशन है वो हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। इससे पिछले की वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप उन्हें जाकर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि इस लेक्चर की महत्वपूर्णता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेसिकली हम लोग जिस चैप्टर को कर रहे हैं उसमें हम डील कर रहे हैं स्टैटिक चार्ज पे। अगर चार्ज हमारी स्टैटिक है, और इस पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारा जो एक महत्वपूर्ण जॉब है, या सिर्फ यूं कहें कि एकमात्र जॉब है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, और जो कि हमने कूलम्ब लॉ की मदद से बड़ी बखूबी से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला। और मैंने इस पे कुछ प्रॉब्लम्स को भी कवर किया है, आप उनके वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो कहानी है वो सर्कल कर रही है सिर्फ और सिर्फ ई के आसपास। तो आप ये देख सकते हैं कि ई तो हमने निकाल लिया कुछ केसेस के लिए, तो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक की कहानी तो ख़त्म हो गई। बाकी जो फील्ड लाइन्स है वो तो एक अंडरस्टैंडिंग की पॉइंट है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्सेस होंगे एंड सो ऑन। तो अब आगे क्या जानना है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्या महत्वपूर्णता है जो अब तक जो हमने निकाला है वो नहीं कर सकता है। बेसिकली इससे पहले जो हमने अपनी प्रॉब्लम को नींव रखी, उसमें हमने बस एक स्फेयर को लिया और एक डायरेक्शन पे हमने एक जेड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोची, जिसमें आपकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थी सरफेस पे, और उसकी वजह से जो हमारी जो प्रोसेस थी वो बहुत ही भारी भरकम थी। हमें काफ़ी सारे अलग अलग इंटीग्रल्स मीन्स के मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का यूज़ करना पड़ा, बहुत ही लॉन्ग इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ा, और भी कॉम्प्लिकेशन है। मान लीजिए कि वो स्फेयर नहीं होके कुछ ऐसा होता जिसमें कुछ चार्जेस रखी हुई हैं और उसे सॉल्व करने के लिए बोलता। इसमें चार्ज बहुत सारे हैं और हर एक चार्जेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक कूलम फोर्स लिखना पड़ता, EI = KQI/r², जो कि मैंने पहले कहा था ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसमें आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने अपनी ज्योमेट्री को चेंज कर दिया तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी धीरे धीरे मिनिमम होने लगती है, कि हम बहुत सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल नहीं पाएंगे। और आपने ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना एक छोटे से केस के लिए भी कितना भारी भरकम इशू है। इसी चीज़ को देखते हुए साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम क्या कोई दूसरा मेथड लेके आ सकते हैं, दूसरे मेथड्स की स्टडी कर सकते हैं जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आराम से बिना किसी भारी भरकम चीज़ों की मदद से निकाल सकते हैं।
तो इसी से मोटिवेटेड ये लेक्चर है, आज का जो लेक्चर है, जिस पे हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ एक गॉस थ्योरम जिसे आपने 12th में भी कर रखा है, और एक जो महत्वपूर्ण थ्योरम है और जो हमने 12 में कर रखा है सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, बल्कि हम यहाँ से अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स को भी डेवलप करेंगे और देखेंगे कि थ्योरेटिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे आगे बढ़ेगा। और फिर हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण रिलेशन की जो गॉस थ्योरम से ही आया है, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो तीनों कंटेंट जो है वो बहुत ही एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझ आएगी तब आप सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैसे निकालें। फील्ड लाइंस आपको देंगी डेंसिटी के बारे में कुछ रिलेशन, और डेंसिटी से हम सोचेंगे कि इससे फ्लक्स से कैसे जोड़ा जाए, और फ्लक्स हमें देगा इवेंचुअली गॉस थ्योरम, और उस गॉस थ्योरम को हम मॉडिफाई करके एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन देखेंगे जिसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहला हमारा सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जनाब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड्स बेसिकली एक डिसेप्शन है, मीन्स कि वो एक्चुअली में कुछ है नहीं, एक डिसेप्शन है कि अगर हमने दो चार्जेस को रख दिया तो क्या होता है कि ये दोनों चार्जें अगर सेम तरह से हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और ये चार्ज Q2 चार्ज कहता है Q1 को कि तू बाहर जा, और Q1 चार्ज कहती है 2 को कि तू बाहर जा, मीन्स दैट दे आर रिपेलिंग इच अदर। तो इसे हम ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे, रिप्रेजेंटेशन में कैसे सीखेंगे? तो ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया कि क्यों ना हम ये ऐसा दिखेंगे कि Q से जो भी चार्जेस हैं, पॉइंट चार्ज हैं, उनसे बेसिकली एक इमेजिनरी फील्ड निकलता है, इसे कहते हैं हम फील्ड लाइंस, और जो काफ़ी मतलब कि इसमें इन्फिनिटी निकलेगा, फील्ड लाइंस बहुत सारे इन्फिनिटी निकलेंगे। बट जैसे कि हम जानते हैं कि कूलम्ब लॉ ये कहता है कि E/r², तो धीरे धीरे इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है, धीरे धीरे वो डिके करते रहते हैं। और जब अगर हमने यहाँ Q2 ले लिया तो यहाँ से भी सरफेस के साथ वो क्या करेंगे, इन्फिनिटी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये दोनों सेम तरह के चार्जेस हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये ऐसे करके मुड़ जाएंगे, मीन्स कि दोनों एक दूसरे को कट कभी नहीं करेंगे, और ये ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे, और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और जिसकी मदद से हम ये देखते हैं कि अच्छा कुछ ऐसा होता होगा जब हम दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से काम करती है। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लीजिए कि हमारे पास Q है प्लस चार्ज और एक Q है माइनस चार्ज, तो जितने भी फील्ड लाइंस यहाँ से निकलेंगी वो सब कहाँ होंगी, एंड होंगी -Q की तरफ। और ये ऐसी होंगी कि कोई भी जो दो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये कभी भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि ये इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ से कोई फील्ड निकला और इंटरसेप्ट करके इस तरफ आ गया, मतलब कि ये एक नंबर दूसरे नंबर को इंटरसेप्ट किया, तो क्या होगा, आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया उसका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गया उसका डायरेक्शन इस तरफ है। इट मीन्स कि इस चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दो अलग अलग दिशा में हो गई। E2 की डायरेक्शन कुछ अलग है और E1 की डायरेक्शन क्या हो गई, कुछ अलग है, जो कि नामुमकिन सा है। क्योंकि अगर हम +Q चार्ज लेंगे और -Q चार्ज लेंगे तो अगर कोई सिस्टम दोनों एक आसपास रहेगा, तो अगर आप इनके पास कोई भी चार्ज लेके जाएंगे या फिर कोई टेस्टर लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे फील्ड लाइंस बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। यानी कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस +Q से निकलते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ पे जाके ख़त्म होंगे, -Q पे। और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे पे क्या होगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। मीन्स कि हर एक लाइन एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह से चलेंगे, कोई इंटरसेप्ट किसी को भी नहीं करेगा। तो ये कुछ फील्ड लाइंस की खास बात है।
तो हम ये समझ गए कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाते हैं। और अगर आपको एग्जाम में दिखाने आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखाएंगे, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि मान लीजिए क्यू से अगर हमने 2 3 4 5 6 लाइन दिखा दिया, तो 2Q से हम क्या करेंगे, 12 लाइन्स दिखा देंगे। ठीक है, वैसे इन लाइन्स को तो हम देख नहीं सकते हैं और ना ही कभी हम एक्सपीरियंस कर, इनको बस हम एक्सपीरियंस करते हैं कि इस तरह से कुछ ना कुछ फोर्सेस लगी होंगी। तो ये एक डिसेप्शन है और हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इन फाइल्स इसकी मदद लेते हैं और इसी से हम क्या करेंगे, कुछ अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने की जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहीं से आती है। मान लीजिए कि ये जो हमने कोई एक चार्ज लिया और उस चार्ज से फील्ड लाइंस निकल रही है और हमें ये जानना है कि इस फील्ड लाइन से इनकी डेंसिटी कैसी होगी। तो मान लीजिए हमने कुछ एक रिंग टाइप का एक सरफेस ले लिया। बेसिकली ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो इसे हम सरफेस फिर क्या कहेंगे, एक्चुअली इसमें बाउंड्री होती है। जैसे सर्कल है, सर्कल में कोई सरफेस नहीं होता, इसमें क्या होती है, एक बाउंड्री होती है। ठीक है, ये डिस्क नहीं है। तो 2D अगर हम लेंगे तो एक बेसिकली क्या होगा, डिस्क में अगर हाइट हम 0 भी कर देंगे, अगर डिस्क हमने लिया हाइट 0 भी कर देंगे, तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि इससे अगर कोई पास हो रही है लाइन्स, तो बेसिकली जितने भी लाइन्स पास होंगी वो ये होंगी कि ये जो सर्कमफ्रेंस है उसके थ्रू कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होंगी, एंड डेट विल बी द डेंसिटी। तो मान लीजिए कि हमारी जो डेंसिटी होगी वो कितनी होगी, 2πr, बिकॉज 2πr क्या होगी, इसकी बाउंड्री होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होगी, मान लीजिए हमने छोटे ई से दिखाया, दिस इज वन इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, सो ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई मेरी, n/2πr। बट आपको जान के ये हैरानी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू r⁻²। तो जब भी हम इस तरह के बाउंड्री लेते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर उसी के बदले आप यहाँ पे 3D सरफेस लेंगे तब क्या होगा, तो जब आप 3D सरफेस लेंगे तो ये क्या होगी, एक स्फेरिकल सरफेस बन गई। तो जितने भी फील्ड लाइन्स होंगी वो क्या करेंगी, एक सरफेस को यानी कि 2D सरफेस को क्रॉस करेंगी। तो ये जो 2D सरफेस होगा उसकी जो डेंसिटी होंगी वो क्या होगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ओवर, आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओवर, सो n इज इक्वल टू दिस विल बी 4πr²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वेरी करेगी वो r⁻² से वेरी करेगी। तो इन सम सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमेशा हम जो कोई फील्ड बनाएंगे या कोई भी मतलब कि सरफेस बनाएंगे वो क्या होगी, वो बेसिकली क्या होती है, 3D मतलब 2D सरफेस हमेशा होती है। तो हम बाउंड्री से, किसी भी बाउंड्री से हम नहीं लेंगे, हम बेसिकली हम क्या करेंगे, एक सरफेस को कट करेंगे। अगर हमने बाउंड्री घेरा तो बाउंड्री से क्या होगा, प्रॉब्लम ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करती है वो r⁻1 से वेरी करती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी किस पे करना है, r⁻² से वेरी करना है। तो आप जानते हैं फ्लक्स का भी कंसेप्ट क्या होता है, तो हम इससे एक चीज़ बना सकते हैं कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और वो कोई एक सरफेस को क्रॉस करता है। ठीक है ना, जब हम सरफेस की बात करते हैं तो वो क्या होगा, 2D सरफेस हो गई। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो कुछ सरफेस को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी। मान लीजिए कोई सरफेस है, इस पे इसने क्रॉस कर दिया, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब हमें पता है कि जो भी सरफेस होती है उसकी क्या होती है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। मान लीजिए इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, मतलब कि ये इस पे परपेंडिकुलर ऐसा है। तो इस पे हम मान लिए ये एरिया था और ये एन हेड बनाया, और इससे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कुछ एंगल बनाती है। तो फ्लक्स जो आता है वो फ्लक्स क्या आता है, फ्लक्स इज नथिंग बट E टाइम्स A। और ये क्या होती है, ये दिखाती है कि कितना जो तो नंबर, एक्चुअली फ्लक्स क्या है, बेसिकली ये दिखाता है कि जो डेंसिटी है फील्ड्स की वो कितना ज़्यादा क्रॉस करता है किसी एक सरफेस को। जितना वो क्रॉस करेगा दैट इज योर फील्ड, दैट इज योर फ्लक्स, दैट इज योर डेंसिटी ऑफ दिस फील्ड। तो E.A, और अगर हमने यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस काट लिया, मे बी ये छोटा सरफेस से काट लिया, तो d∅ इज इक्वल टू E.dA। और ये dA क्या है, एक हमेशा एक वेक्टर होता है और जिसका डॉट प्रोडक्ट क्या देगा, एक स्केलर देगा। तो d∅ मीन्स एक फ्लक्स जो है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स बेसिकली बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होती है वो कैसी है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी हम कब निकालते हैं, जब किसी एक सरफेस एरिया से वो क्रॉस करेगा। तो हम अगर कोई रिंग लेंगे तो वो रिंग काम नहीं चलेगा, बिकॉज वहाँ एक बाउंड्री होती है, और बाउंड्री में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी करेगा वो r⁻⁻1 से वेरी करेगा। पर जब हम अगर कोई स्फेयर लेंगे या कुछ लेंगे तो उसमें एक सरफेस दिखता है जो 2D सरफेस होता है, और वहाँ से हम देखते हैं कि नहीं, इसे उस तरह के सरफेस से वेरी करना पड़ेगा। तो अगर हमें यहाँ पे देखना होगा कि ये क्या होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई डायरेक्शन होगी। तो मान लीजिए कि ये डायरेक्शन क्या होगी, मेरी ई हैट आ गई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम लिख सकते हैं कि सम कांस्टेंट इन ई हैट। ओके, और डी ए हैट की डायरेक्शन क्या होगी, तो सम कांस्टेंट लाइक डी ए जो एक नंबर देगा विथ एन हैट। तो डी फाई को हम लिख सकते हैं यहाँ ई डी ए ई डॉट एन हैट। अब ई डॉट एन हैट आपको पता है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा में लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो इट द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या बनता है, कॉस थीटा। एंड देयरफॉर वी हैव दिस डी फाई का एक अच्छा रिलेशन आता है ई डी ए कॉस थीटा इन ऑल। अगर हमने डॉट प्रोडक्ट को तोड़ दिया तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, वो कुछ इस तरह से आता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने तो एक डेंसिटी को तो ले लिया कि जो डेंसिटी वो फ्लक्स आ गया, पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कहाँ से आई, आपको पता है, आप ये मैंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कहाँ से आ गई, एक चार्ज से आई। कि मान लीजिए कोई चार्ज दिया हुआ है और चार्ज में क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकल रही है। तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, बेसिकली अगर हम इसे कुछ कवर कर दें एक क्लोज्ड सरफेस से, मतलब कि अगर हमने कोई क्लोज्ड सरफेस ले लिया, दिस हैज़ टू बी क्लोज्ड सरफेस एंड वी नो दिस सरफेस इज 2 डायमेंशनल। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो क्या करेगा, इनको वो कवर करेगा। तो अगर हम फ्लक्स यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये फ्लक्स क्या देगा मुझे, E इंटू ए। बट ये एक चीज़ बोलता है, कि अच्छा ये जो आपने फ्लक्स लिया, बेसिकली ये जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो देगा, ये जो प्रोपोर्शनल होगा कि आपने कितना चार्ज को, ये जो फ्लक्स, ये जो एरिया आपने बनाया, ड्रॉ किया, वो कितना चार्ज इसको क्लोज करता है। इट विल बी प्रोपोर्शनल टू whatever the charge is inside that 2D surface। और यहीं से ही गॉस की शुरुआत होती है, गॉस के आइडिया की शुरुआत होती है कि हमारे डेंसिटी को क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक चार्ज के साथ उसको बांध सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ ऐसा कारनामा कर दें कि मान लीजिए कि एक छोटे से अगर तो आप क्या करते हैं कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया किसी एक सरफेस पे, बेसिकली जो सरफेस होता है वो क्या करेगा, चार्ज को इनक्लोज्ड करेगा। एंड एक कांस्टेंट उन्होंने ऐड कर दिया, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। हमें ये रिजल्ट पहले से पता है, उन्होंने बहुत सारे कैलकुलेशन करने के बाद इस चीज़ को कहा कि ये एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा, ठीक है। लेकिन हम इसे देखेंगे कि ये एप्सिलॉन नॉट की ज़रूरत क्या है। तो उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि आप एक क्लोज सरफेस बना रहे हैं और वो क्या कर, बहुत सारे चार्जेस को एक साथ घेर रहे हैं। तो चाहे कैसे भी चार्जेस क्यों ना आप घेर लें, अगर आप एक क्लोज्ड सरफेस बना दें जो इन पूरे के पूरे चार्जेस को घेरेंगे, तो ये क्लोज सरफेस क्या होगा, ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या जो डेंसिटी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो क्या करेगी, इस 2D सरफेस से क्या होगी, इस 2D क्लोज सरफेस से होकर जाएगी। तो हमें ये क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि अगर हमने कोई चीज़ ड्रॉ कर दिया लाइक E डॉट डी ए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमें क्या देगा, वो देगा मेरा क्या, QI। अगर हम इसे समेशन कर दें कि ये जो मिल रहा है हमें, वो सारे के सारे जो इनक्लोज्ड चार्ज है उनसे मिल रहा है। तो इन पूरे के पूरे का जो सम है, सॉरी यहाँ पे हम ए लिखेंगे, तो इन पूरे के पूरे का जो सम है, इसे हम कहेंगे कि ये जितना भी सम है वो क्या करेगा, ये जो सरफेस एरिया है वो इसे इनक्लोज कर रहा है। डेट इज द आइडिया। तो अगर हम इसको देखें कि अच्छा मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कोई एक, मान लीजिए यहाँ कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, सम चार्जेस आर देयर, और मैंने एक क्लोज सरफेस बना लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि छोटे से सरफेस से वो होकर गुजर रही है, सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये कहेंगे कि E, तो जो हमने एक क्लोज सरफेस ऑलरेडी बना दिया है, DA इंटीग्रेट कर दिए
बट हमें ये कहता है कि आप जितने भी चार्जेस हैं उनको क्या करेंगे, आप सम ओवर करेंगे। तो सम ओवर करने का मतलब अगर यहाँ पे चार्जेस बहुत सारे हैं, वी कैन नॉट काउंट दैम, तो ये जो समेशन जो हो रही है आई इज इक्वल टू 1 और मान लीजिए इन्फिनिटी तक चल जाए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। तो आप क्या करें, आप कुछ ना देखें, आप बस इंटीग्रेट कर दें उन पूरे के पूरे चार्जेस पे और आप देखेंगे ये चार्जेस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगी और ये उन्होंने, और ये बन गया आपका गॉसेस लॉ। तो गॉस लॉ के जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आप जो सरफेस ड्रॉ किए हैं वो इट हैज़ टू बी 2D एंड इट हैज़ टू बी क्लोज्ड। मीन 2D सरफेस होता है बिकॉज हम 3 डायमेंशन की भी बात कर रहे हैं, हम कोई चीज़ कोई 4 डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इट हैज़ टू बी क्लोज, इसलिए हमने इंटीग्रल को इस तरह से लिखा है क्लोज्ड। नाउ ई डॉट डी ए आई हैव टू राइट इन टाइम्स ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए। तो ये जो है, ये जो आपने एक सरफेस बना लिया, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक सरफेस बना रहे हैं, एक सरफेस आपने ड्रॉ कर दिया जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है और ये जो सरफेस होगा कितना चार्ज ये अपने अंदर इनक्लोज्ड कर रहा है। इट इज सेइंग दैट इनक्लोज्ड चार्जेस। तो यहां हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर इंटीग्रेट आपको नहीं भी लगाना तो आप सीधे लेते हैं Q इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट, जितना चार्ज इनक्लोज करेगा। मान लीजिए कि हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, मान लीजिए कुछ यहाँ चार्ज हैं, कुछ यहाँ चार्ज हैं, कुछ यहाँ चार्ज हैं और आपने एक क्लोज सरफेस बना लिया जो इन चार्ज को ही इनक्लोज कर रही है। तो हम जो चार्जेस को, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा मान लीजिए वो पेनिट्रेट भी कर दे इस सरफेस को, बट वी विल नॉट कंसीडर दिस चार्ज एज अ इनक्लोजिंग चार्ज। क्यों? क्योंकि हमने जो सरफेस बनाया वो यहाँ बनाया और सरफेस के आउटसाइड कोई भी चार्ज है हम उन्हें भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम बस कंसीडर उनको करेंगे जो अंदर में, जो किसी 2D सरफेस के अंदर जो चार्जेस हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। और तो यही एक मेन एसेंस है। मान लीजिए कि हमारे पास हमने एक गॉस सरफेस, हमारे पास पॉजिटिव एक नेगेटिव है और हमने कोई क्लोज्ड गॉस सरफेस बना लिया। तो आपको पता है कि जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगे प्लस से वो हमेशा कहाँ एंड अप होंगी, वो माइनस से एंड अप होंगी। चाहे आप कोई भी क्लोज सरफेस बना लें, आपका जो एंड रिजल्ट आएगा उसमें क्या आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो क्या होंगी, जीरो होंगी। बिकॉज वाई? बिकॉज देर इज नो एनी चार्जेस और नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू दिस सरफेस। देयरफॉर देर इज नो चार्जेस एट ऑल। और हम ये कहते हैं ये क्या, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ये कुछ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है जो हमें समझनी होगी जब हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। तो और ये गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करेंगे। अभी तो मैं प्रॉब्लम नहीं करूँगा बट आपको एक आइडिया देता हूँ कि ये सॉल्व कहाँ करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कुछ चार्जेस है, मान लीजिए हमारे पास कुछ स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला चार्ज है, ठीक है। तो इस स्फेरिकल में सारा का सारा जगह चार्ज है, मान लीजिए इसका वॉल्यूम के अंदर भी चार्ज है। तो अगर आपको बोलेगा कि भाई इसके वजह से आप यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। इस पॉइंट जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वहाँ पे एक आप क्या करें, क्लोज्ड सरफेस को ड्रॉ कर दें जिसे हम कहते हैं गॉस सरफेस, इस पे। और मान लीजिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्या है, मेरी r है। और आपने इसको पूरा का क्या है, बिकॉज इसका सेंटर कहाँ पर है, इस जगह पे है, 0 0 पे। और मान लीजिए कि जहाँ तक आपकी सरफेस चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन इट इज योर r। तो आपको करना क्या है, इज नथिंग ई डॉट डी ए, और बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी वो क्या होंगी, इस तरह से निकलेंगी, मीन्स आर हेड डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो निकलेंगी वो यहाँ से निकलेंगे। तो आर हेड मैं क्यों लिख रहा हूँ, या वी कैन से लेट्स से राइट आर हेड। और जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस की वो भी क्या होती है, इसी डायरेक्शन में होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो आर हेड की डायरेक्शन है और ये जो एन हेड की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों एक ही तरफ होंगी। देयरफॉर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ई और डी ए। हम कोई वेक्टर का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। अब क्यू इनक्लोज्ड कितना किया है, मान लीजिए कि इस पर जितना भी चार्जेस हैं वो पूरा का पूरा चार्ज ये इनक्लोज कर रहा है, दैट इज क्यू इनक्लोज्ड। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा टोटल चार्ज इस पर क्या रखा है, क्यू रखा हुआ है ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक कांस्टेंट है, ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ आपको बचा कहाँ रहा, डॉट डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट।
हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, आप या तो बोल सकते हैं कि ये एक स्फेयर है, देयरफॉर इसका जो एरिया है वो क्या होती है 4πr² होती है, या फिर हम इसे ये कह देंगे कि चलो भाई ठीक है, ये एरिया जो 2D सरफेस है यानी पूरे सरफेस पे चार्ज है, तो हम ये कह देंगे, लिखेंगे इसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कैसे लिखेंगे? r² sin थीटा d थीटा एंड d phi 0 to 2π एंड 0 to π इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड वाला है वो आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करने वाला है, ये करने वाला है कि ई r² कांस्टेंट है, साइन थीटा डी थीटा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 2π वो देगा 2 और ये देगा मेरे को 2π इज इक्वल टू q/ε0 एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल कम एज 4πε0 r²। मीन्स कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे के पूरे स्फेयर का निकाले जिसमें टोटल चार्ज रखी हुई है q सरफेस पे, तो एक पॉइंट पर आउटसाइड दिस गाय, आउटसाइड दिस रीजन, एक पॉइंट पर, एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कूलम्ब लॉ की तरह बिहेव करेगी। मीन्स इट विल डिक्रीज लाइक 1/r²। सो दैट इज द ब्यूटी। अब आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक Q आपने देख लिया, Q कितना सारा बस उसमें इंक्लूज कर रहा है, दैट्स ऑल। और आपको पता है कि इसकी इंटीग्रल मीन्स की ज्योमेट्री की इंटीग्रल हम कैसे करेंगे। और इसकी खास बात क्या है कि हमने अगर चूज़ किया स्फेरिकल, तो हमें पता है कि स्फेरिकल सरफेस ही इस पूरे स्फेयर को इनक्लोज कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम एक चीज़ और देखते हैं। मान लीजिए कि हमारी जो चार्जेस रखी हुई है वो कुछ सिलेंडर पे रखी हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। मान लीजिए इसको अंदर निकालें या फिर बाहर निकालें, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जब ड्रॉ कर रहे हैं कोई क्लोज सरफेस, तो आप क्या करिए, इसे ड्रॉ कीजिए, इसे बनाइए कि हमने एक गॉस सरफेस, क्लोज सरफेस बनाया जो कि बेसिकली एक खुद एक सिलेंडर है। ठीक है, यहां इसकी ओरिजिन होती है कहीं ना कहीं, और यहां से लेकर हमने बोल दिया कि सम डिस्टेंस पे हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर खुद बना दिया। और सिलेंडर का जो एरिया होता है या फिर वॉल्यूम होता है वो कुछ इस तरह से होता है, r d थीटा एंड dh हाइट। तो ये जो इंटीग्रल होगा ये बेसिकली पोलर फॉर्म पे ही डिपेंड करता है, बट एक एक्सटेंशन क्या आता है, ये dh आता है कि ये कितना हाइट है। ये हो जाएगा 0 to h, ये आएगा 0 to 2π और ये आएगा आपका 0 to r। तो ये वॉल्यूम के लिए होता है। आपको पता है कि एरिया कैसे निकालना है, तो हम इसकी भी बात करेंगे अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स में। तो आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर हमें सिलेंडर का अगर निकालना है, अगर सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें कौन सा सरफेस बनाना पड़ेगा, एक सिलेंडर को सिर्फ एक सिलेंडर ही पूरी तरह से ढक पाएगा, इसके पूरे सरफेस को इनक्लोज कर पाएगा। देयरफॉर हमें उनकी सिमेट्री पे ध्यान देना पड़ेगा। और उनकी सिमेट्री कहाँ से देगी, हमारे पास सिलेंडर पोलर कोऑर्डिनेट को यूज करना पड़ेगा इसके लिए। चलिए अब हम जरा इसके प्रॉब्लम एस्पेक्ट को नहीं देख के हमें जरा इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पे बात करनी चाहिए कि इसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या है। तो हमें समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके साथ हमने डिफाइन किया फ्लक्स को, और हमने डिफाइन किया उसके सहारे गॉस लॉ को। अब हम बात करेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या हो सकता है। इसकी थियोरेटिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस लॉ की थियोरेटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, तो हमने ये कहा कि 1/ε0 और हमने क्या किया यहाँ पे dq कर दिया कि जितना भी आपको सम करना है आप सम कर दे 0 to कंप्लीट q। वेल इसको हम बड़ी आसान भाषा में कह सकते हैं कि ये dq जो है वो आपकी रो dv भी हो सकती है अगर आपकी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है, या ये आपकी सिग्मा डॉट dA भी हो सकता है कि मतलब कि ये जो चार्जेज आप कहाँ रखे हुए हैं, मीन्स कि आपके ये जितने भी इंटीग्रल होंगे वो क्या होंगे, सोर्स पे होंगी, और ये जो इंटीग्रल होंगी वो कहाँ पे होंगी, आपकी गॉस सरफेस पे जो आप खुद बनाते हो। ध्यान रखिएगा इस बात को, गॉस सरफेस जो हमने बनाया है अलग से, ये जो है इंटीग्रल कहाँ पे होगा, जो सरफेस, जो सोर्स जहाँ पे चार्जेस रखी हुई है। चलिए ठीक है, अगर सिग्मा लीजिए, और यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट लैम्डा डॉट dl। अब यहाँ खास बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी 1 कूलम लॉ की तरह यहाँ पे कोई भी 1/r² नहीं था, नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे इससे पहले जितने भी हमने एग्जाम्पल किया जिसमें r² की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है a + x⁴ 3/2, और वो इंटीग्रल सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो हमने वो सब चीज़ हटा दिया है और हमने ये देखा कि बस आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान देना है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन
वॉल्यूम वाली डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ये ले सकते हैं। अगर आपके पास सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है तो कुछ ऐसा ले सकते हैं, और आपके पास अगर कुछ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इस तरह से लीजिएगा। अब आप बोलेंगे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा? मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक वायर है और जिसके अंदर कोई लेंथ ब्रेथ नहीं, सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ कुछ नहीं होगा, हाइट कुछ नहीं होगा, मतलब वन डायमेंशन है। तो इसको इनक्लोज कौन करता है? इसको इनक्लोज करता है आपकी सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे तो इसे पूरी तरह से वो इनक्लोज करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी यहाँ से पास होंगी आपको बस उनको देखना है, इंटीग्रेट करना है, और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ को हम इंटीग्रल की मदद से, चाहे आपकी लाइन चार्ज हो, सरफेस चार्ज हो या फिर वॉल्यूम चार्ज हो, हम उसकी मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इजी वे में निकाल सकते हैं। ये हो गई चीज़। अब इसकी थोड़ा सी और एक्सटेंशन करेंगे। ये तो 12 वाला चीज़ था, पर इसका एक्सटेंशन क्या होगा? इसका एक्सटेंशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डाइवर्जेंस। अगर हम इसको देखें लेफ्ट हैंड साइड को ओनली इनक्लोज करते हैं यहाँ पे ई डॉट टी ए को, तो बेसिकली ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ से निकल रही है वो है क्या, एक 2D सरफेस से वो इनक्लोज कर दिया गया है, यहाँ से जो भी सरफेस निकल रहा है। तो ये कहता है कि ये बेसिकली 2D सरफेस जो होती है वो क्या होती है, एक वॉल्यूम का एक हिस्सा होता है। क्या होता है? एक पूरा वॉल्यूम का हिस्सा होता है। तो डाइवर्जेंस एक थ्योरम है, उसमें ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, यू टेक द डाइवर्जेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस वॉल्यूम। डाइवर्जेंस मतलब ये कहता है कोई भी चीज़ कहीं से कितनी डाइवर्ज हो रही है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो भी चार्ज रखी हुई है, ये जो फील्ड निकल रहा है वो यहीं से तो निकल रहा है, मीन्स कि जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस सरफेस को पेनिट्रेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं से क्या कर रही है, वो डाइवर्ज ही तो कर रही है। ये जो डाइवर्ज कर रही है, आप अगर ये जो डाइवर्ज कर रही है क्या हो रही है, पूरे वॉल्यूम में कर रही है डाइवर्ज। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया पे डाइवर्ज कर, नहीं, पूरे वॉल्यूम पे डाइवर्ज करेगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम, कि आप देख लें कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जो ओरिजिनेट हुआ है, जो डाइवर्स कर रहा है फ्रॉम सम पॉइंट, आप पूरे के पूरे वॉल्यूम में उसको इंटीग्रेट करते हैं। दैट इज द मीनिंग। तो इसको हम या तो सरफेस पे ही दे सकते हैं, और या तो फिर आप इसको एक वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकते हैं। तो डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज लोग करते हैं। डाइवर्जेंस थ्योरम कैन बी यूज्ड टू मेक एरिया इंटीग्रल इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतना मैंने क्यों किया। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने इतना क्यों किया। इसका इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये क्या देगा आपको, ई डॉट डी ए जो था वो मेरा क्या था, क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्साइल था, जितना भी चार्ज इनक्लोज कर रहा है। अब ये जो उठ के ये बन रहा है कि भाई ये जो होगा सेम चीज़ एक क्लोज सरफेस के लिए मैंने ले लिया, इसको हम किसी एक वॉल्यूम के लिए, जिस वॉल्यूम का एक सरफेस है उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे विथ कंप्लीट वॉल्यूम डीवी से। तो आप बोलेंगे ठीक है, ये तो ठीक, ये हो गया, लेकिन इसका मैंने कहा मैं कुछ तो देख नहीं पा रहा हूँ। यस, अभी आपको नज़र नहीं आएगा, बट स्टिल अभी नज़र आ जाएगा एकदम थोड़ी ही देर में। मैं फिर से लिख रहा हूँ डीवी। ये जो क्यू इनक्लोज्ड है, मान लीजिए ये जो क्यू इनक्लोज्ड है ये किस तरह से होगा, तो मैं क्यू इनक्लोज को ले सकता हूँ कि मे बी ये जो आप देख रहे हैं बेसिकली ये क्या कर रही है, एक वॉल्यूम पे रो डॉट डीवी पे वॉल्यूमेट्रिक है। बिकॉज आपको पता है कि इन 3 डायमेंशन वर्ल्ड नथिंग इज लाइक 1D। हर चीज को आप मैप कर सकते हैं 3D में, मतलब वॉल्यूम तो हर चीज का होता है। तो मोर और लेस यू ट्रांसलेट दिस क्यू इन रो टाइम्स टीवी, कि अगर आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जहीं भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और आपको पता चलेगा कि यहाँ भाई इसमें एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं, तो आप उसको रो इंटू डीवी कर दिए। अब देखिए आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ तो डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये जो डीवी है और यहाँ जो आपने डीवी किया, बेसिकली ये दोनों इंटीग्रल जो हो रहा है वो दोनों एक वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल है। अब आप बोलेंगे कि ये जो वॉल्यूम हमने किया बेसिकली ये दे रहा है गॉस का, दे रहा है किसका दे रहा है, ये गॉस सरफेस जो हमने बनाया उसका दे रहा है। ठीक है,
और रो डीवी जो दे रहा है वो दे रहा है कि जिसके ऊपर चार्ज सरफेस है। तो मैं ये कहूँगा कि बेसिकली ये दोनों एक दूसरे को इक्वेट तो कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे पे इक्वेट तो कर रहा है। इक्वेट करने का मीन्स कि गॉस जो हमने सरफेस बनाया या फिर गॉस हमने सरफेस एक बनाया और वो जो कितना वॉल्यूम एक दूसरे पे इनक्लोज कर, दैट इज द मीनिंग कि कितना वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है। हमने एक टू डायमेंशन एक सरफेस बनाया, मे बी एक हॉलो होगा या कुछ होगा, ये तो हॉलो ही है बेसिकली, डायमेंशन टू डायमेंशन, लेकिन ये इनक्लोज क्या कर रहा है, ये इनक्लोज क्या कर रहा है, एक वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है। वो वॉल्यूम कहाँ पे है, वो वॉल्यूम तो सोर्स पे है ना। तो ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे कि नहीं भाई ये दोनों इक्वल फुटिंग पे ही हम काम कर सकते हैं। हम सरफेस की अब बात नहीं कर रहे हैं कि इसका सरफेस अलग है, इसका सरफेस है, अब ऑब्वियसली सरफेस अलग है, पर जब हम वॉल्यूम करते हैं तो हम वॉल्यूम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के, यानी अंदर में कितना चीज़ है वो हम देख रहे हैं। तो अंदर में तो हमारा यही है, सोर्स है। तो इसके लिए अगर हमारी इंटीग्रल दोनों सेम है, मीन्स जो इसकी इंटीग्रैंड है, जो इसके अंदर है, वो क्या होंगी, वो भी सेम होंगी। देयरफॉर डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ओह माय गॉड। लेकिन तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर आ गया कि अब हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं बचा। अब हमने हर एक चीज़ को ट्रांसलेट कहाँ कर दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो एक ही चीज़ के हमारे दो एस्पेक्ट मिल गए, एक तो इंटीग्रल फॉर्मूला है और एक डिफरेंशियल फॉर्मूला है। अगर हम इसे बेसिकली ये 3 डायमेंशन है और ये हमेशा 3 डायमेंशन में रहेगी, और इसको अगर हम कंपोनेंट वाइज तोड़ेंगे तो कंपोनेंट वाइज कैसे होगा ये, तो पार्शियल ऑफ डी ई वेक्टर हम कहें डी एक्स प्लस पार्शियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डेल वाई एंड पार्शियल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई डेल जेड इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये पार्शियल कहने का मतलब क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली, इसमें चेंजेस आएगी वो तीनों जगह में आएगी एक्स वाई जेड। देयरफॉर जो ई का एक्स कंपोनेंट होगा वो एक्स के साथ चेंज होगा, ई का वाई कंपोनेंट होगा वो वाई के साथ चेंज होगा, और ई का जी कंपोनेंट होगा वो जी के साथ चेंज होगा, एंड दे विल बी इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी मदद से ये निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि हमें कहीं पर ये फंक्शन दिया हुआ है कि यहाँ पे कोई एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिंग लाइक एक्स स्क्वायर वाई एक्स हैट प्लस जेड जी हैट। बताएं उस रीजन पे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास कहीं स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमें बताना है कि उसमें डेंसिटी कहाँ, वो जो कुछ सोर्स तो होगा उसमें, तो ये बताएं कि उस सोर्स की डेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मेजर कर लिया, अब हमें डेंसिटी चाहिए, चार्ज के बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसकी मदद से हम डायरेक्ट कहीं किसी भी सिस्टम में कितना चार्ज डेंसिटी है वो निकाल सकते हैं। वी कैन इजीली कैलकुलेट फ्रॉम हियर। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। एंड नाउ दिस इज, ये जो हमारा चीज़ है वो क्या हो गया, ये जो है डॉट प्रोडक्ट है, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कैसी होती है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो हमें मिला, और अब हम बताते हैं कि ये जो दो हमारे पास वर्जन है, डेल डॉट ई बाई रो एप्सिलॉन नॉट एंड हमारे पास जो इंटीग्रल फॉर्म है, इसमें क्या फ़र्क है आपको दिख रहा होगा। इसमें एक फ़र्क है कि वो जो चीज़ है वो एक स्पेसिफिक केस के लिए है, मीन्स डेट रो डॉट डी वी एक 3 डायमेंशन के लिए वो ट्रू है, बट इंटीग्रल फॉर्म में आप हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ उसके लिए, इसमें अगर आपको चार्ज पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं, बट और इसमें दूसरे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम चार्ज भी निकाल सकते हैं, बट इसमें क्या है कि अगर आपको चार्ज दिया हुआ है तो आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए, देन यू विल फाइंड व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी। लेकिन थ्योरेटिकली इसकी भी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी इम्प्लीकेशन भी है, बट उतनी नहीं, क्योंकि हमें अब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चाहिए। देयरफॉर वी विल नाउ एक्सटेंड आवर कॉन्सेप्ट कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो फ्रॉम द इंजीनियरिंग पर्पस आप ठीक है, आप सिर्फ फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हम लोग फिजिक्स जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी फिजिक्स कहाँ है। अब अगर चार्ज रो है तब क्या होगा, यहीं से हम क्या करेंगे, क्या हमारी हम बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्व होगी या फिर हमारा चार्ज कंजर्व होगा, तो ये जो कंजर्वेशन है वो यहाँ से भी आ सकता है। ये कंजर्वेशन चीज़ कहाँ से आएगा, मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है वहाँ से चार्ज रखी हुई है, तो अगर हम प्लस चार्ज अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज बचेगा, माइनस चार्ज बचेगा। ठीक है,
और यहीं से हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी की इक्वेशन को निकालेंगे। जैसे कि पानी अगर किसी बकेट से आप निकाल लो तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें खाली हो जाती है। और मान लीजिए उसी को एक पाइप से घुसा दे तो जितना पानी निकालोगे आप उतनी पानी को वहाँ चले जाएगा इस पाइप से। तो सिमिलरली कुछ केस इसमें भी आती है कि अगर प्लस चार्ज अगर कहीं से आप निकालोगे तो वहाँ क्या बन जाएगा, बिकॉज डेफिशिएंसी ऑफ प्लस चार्ज इट विल प्रोड्यूस सम अगेन नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ दैट चार्ज। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स यू विल सी हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी यहाँ से देखेंगे। पर यहाँ पर एक चीज़ और बोलता है कि अगर आपने ये इक्वेशन डिराइव किया डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, आप बोलेंगे इसका इम्प्लीकेशन क्या है। कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे रो इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूँ कहें कि चार्ज डेंसिटी जीरो है, तब इस केस में क्या होगा, डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो एंड देयरफॉर ई विल बी कांस्टेंट। तो वहाँ पे क्या होगा, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा या कैसे आएगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये इसका इम्प्लीकेशन कैसे है, क्यों है, और इसी की मदद से हम लोग बहुत दिन के बाद, बहुत टाइम के बाद हम लोग ये इस्टेब्लिश करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किस तरह से लिंक करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे, और वहाँ से हम देखेंगे कि ये सारे के सारे इक्वेशन बेसिकली लीड करेंगे आपको वेव इक्वेशन की तरफ। तो जैसे कि मैंने कहा, ज़िंदगी एक किताब है, काश ज़िंदगी एक किताब होती, लेकिन हमारी ज़िंदगी किताब तो नहीं हो सकती, बट हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे किताबें अवेलेबल हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज़ अवेलेबल हैं जो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि यार ये क्या है, लेकिन जैसे आप उनका अध्ययन करने लगते हैं, उन पे विचार करते हैं, उनको देखते हैं, तराशते हैं, तो वो अब वैसा दिखने नहीं लगता। और फिजिक्स में यही चीज़ खास बात है। फिजिक्स जब से इंटीग्रेट हुई है मैथमेटिक्स के साथ, तो एक जादू सा है। जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, मतलब कि जब वो बात करेंगे आपके साथ, जब वो इक्वेशंस पे चर्चा करेंगे, चाहे वो ब्लैक होल इक्वेशंस पे हो, जनरल रिलेटिविटी पे हो, तो चाहे वो कितना भी आपको भारी भरकम क्यों ना लगे, जितना भी आपको वियर्ड क्यों ना लगे, लेकिन जब आप एक बार उसे करने लगते हैं, जैसे फाइनमैन ने कहा था, यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक पास करने वाला एजुकेशन सिस्टम है। मतलब बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, और उनका एक ही धंधा होता है कि बस एग्जाम पास कर लें। जो लोग इस धंधे में हैं उनको समझ ही नहीं आती कि इनकी ब्यूटी क्या है। अगर आपको ब्यूटी समझनी है तो आपको उस धंधे से अलग होना पड़ेगा और उस किताब का लुत्फ उठाना पड़ेगा, मज़ा लेना पड़ेगा, उन इक्वेशंस को देखना पड़ेगा कि ये क्या देता है, इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसकी क्या खास बात हो सकती है, और तभी आपको असली चीज़ का मज़ा मिलेगा कि यार ये तो हमारी सोच, इमेजिनेशन से परे है। क्यों ना हम इसमें थ्योरम्स डेवलप करें, क्यों ना हम इसमें अपनी थ्योरी कुछ दें, क्यों ना हम इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, क्यों ना हम इसमें खुद का अपना पेंट दें। और आज के टाइम में आप जितनी भी आविष्कार को देखते हैं, वो लोग वो क्या हुई, लोगों की क्यूरियोसिटी से हुई। वो लोग जो नहीं चाहते थे कि बस हम सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए पढ़ें, उन लोगों ने जिन्होंने अपने टाइम के सिस्टम को चैलेंज किया, आज उनका ही देन है कि हम इस मॉडर्न युग में रहते हैं। और आज हमें सोचना है कि हमें फिजिक्स को, या फिर हम जिस भी चीज़ को स्टडी करते हैं, वो स्टडी हमें कैसे करनी है। एक फालतू तरीके से स्टडी करनी है, या फिर हमें ऐसी स्टडी करनी है जिसमें हमारी ज़िंदगी तो सफल हो, पर आने वाली जिंदगियों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए हमारा जो लाइफ है वो एक ऐतिहासिक बन के रहे, वो हमेशा अमर बन के रहे। कौन नहीं चाहता अमर बनना। आप आइंस्टाइन आज अमर हैं, वो नहीं हमारे बीच में, लेकिन उनके आइडियाज़ अमर हैं। राय चौधरी इक्वेशन के बारे में कभी आप पढ़ें, आप कभी ऑयलर्स के बारे में पढ़ें, गॉस के बारे में पढ़ें, आपको मज़ा आ जाएगा। और उनकी ब्यूटी इन सब वर्क्स में दिखती है कि ये जो वर्क है, मैक्सवेल का वर्क, फैराडे का वर्क, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसमें दे दी, वो कोई पागल आदमी नहीं थे। उनको अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा नेचर से प्यार था, और उन्हें पता था कि ये देखिए, जो हम देख रहे हैं सिर्फ वो कुछ खिलौना नहीं है। लाइफ हैज़ मच मोर डीपर मीनिंग। तो इसी के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आप मेरे लेक्चर्स पे चर्चा कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आप देखिए, आप सोचिए, समझिए।
अगर आपको अच्छा लगे मेरे लेक्चर्स को, आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी हमारी जो सब्सक्राइबर है वो तकरीबन 390, मतलब तकरीबन 400 के आसपास है। इसे 4 मिलियन कैसे बनाएं, इसे 4 lakhs कैसे बनाएं, और इसे हिंदुस्तान या फिर हिंदी बोलने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन तक कैसे पहुँचाएं, ये आपका काम है। आप मुझे मदद कीजिए। मैं इसी तरह से काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके बीच रखूँगा, आपके आइडियाज़ को खोलूँगा। मैं भी एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हूँ, मैं खुद बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, मैं अपने आइडियाज़ को ब्रॉड करने की कोशिश करता हूँ, अपने मैथमेटिक्स को ब्यूटी से ब्यूटीफुल बनाना चाहता हूँ। तो मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए, आपको भी मेरी हेल्प करनी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर हमारी जो बातें हैं वो और आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।